जो सफलता संघर्षों और तप से आती है वो कभी रुकती नहीं, वो कभी थमती नहीं, वो जारी रहती है निरंतर, लगातार। समाज में वक्त वक्त पर लोग आए, अपनी छाप छोड़ कर गए, लेकिन इन्हीं नायकों के बीच में से एक महानायक निकलता है। जो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो त्याग तप करता है, वो मेहनत करता है, वो नींद कम लेता है, लेकिन इसमें उसका निजी कुछ भी नहीं होता। उसके लिए अपना भला मतलब समाज का भला, यही उसकी सोच है, यही उसके काम करने का तरीका है। कहते हैं जो खास होते हैं वो हमेशा से कुछ अलग होते हैं, जिनको आज हम आप और ये पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर जानती है। कभी वो देखने में एक आम थे, लेकिन जिनके इरादे मजबूत हों, जिनके पास डर से ज्यादा आत्मविश्वास होता है, फिर जीवन में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इसकी जीती जागती मिसाल है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री कार्यालय तक की प्रेरणाओं से भरी जीवन यात्रा उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर की गलियों से शुरू हुई। उनका जन्म भारत की आजादी के 3 वर्ष बाद 17 सितंबर 1950 को हुआ। वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी की तीसरी संतान हैं। नरेंद्र मोदी एक साधारण और विनम्र परिवार से हैं। नरेंद्र मोदी संसाधनों के अभाव के लिए शिकायत करने वालों के लिए भी मिसाल हैं। कभी उनका पूरा परिवार लगभग 40 बाय 12 फीट के छोटे से एक मंजिला मकान में रहता था। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत से ही कठिन परिश्रम करके जीवन का पाठ पढ़ा। यही उनके काम भी आया। वो अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के बाद के जीवन के बीच तालमेल बिठा पाए। अपने परिवार की चाय की दुकान पर काम करने के लिए समय निकाल पाए, क्योंकि उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनके स्कूल के दिनों के दोस्त बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत मेहनती रहे। वो चर्चा करने के लिए तत्पर रहते थे और पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके सहपाठी बताते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी स्थानीय पुस्तकालय में घंटों बिताते थे। बचपन में उन्हें तैराकी का भी शौक था। बचपन से ही नरेंद्र मोदी के विचार और सपने उनके हम उम्र बच्चों के विचार से बिल्कुल अलग थे। शायद ये वडनगर का ही प्रभाव था, क्योंकि ये सदियों पहले बौद्ध शिक्षा और आध्यात्म का जीवंत केंद्र था। बचपन में भी वो समाज में बदलाव लाने के प्रबल पक्षधर थे। वो स्वामी विवेकानंद के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिससे उनके जीवन में अध्यात्म की नींव पड़ी और भारत को जगत गुरु बनाने के स्वामी जी के सपने को पूरा करने की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिली। लेकिन शायद मन में कुछ था गहरा, कोई छटपटाहट थी, जिसे महज 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस छोटी सी उम्र में वो संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। 2 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाने के लिए भारत के विशाल भूखंड की यात्रा की। जब वो घर लौटे तब वो एक अलग ही व्यक्ति थे, जिसे ये साफ पता था कि उन्हें जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना है। वो अहमदाबाद चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य करता है। 1972 में अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनने के बाद नरेंद्र मोदी की कठिन दिनचर्या शुरू हुई। उनकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती और देर रात तक चलती। 1970 के दशक के आखिरी दिनों में ये भी देखा गया कि युवा नरेंद्र मोदी ने भारत में आपातकाल के दौरान दमित किए जा रहे प्रजातंत्र की पुनर्बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में हिस्सा लिया। 1980 के दशक में संघ में अलग अलग जिम्मेदारियां लेते हुए नरेंद्र मोदी अपने संगठन कौशल के नमूने के साथ एक संगठक के रूप में सामने आए। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जीवन का एक अलग अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य करना शुरू किया। अपने पहले कार्य में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत दिलाई। उन्होंने 1990 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल के फलस्वरूप
भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा और पार्टी ने 121 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस समय गुजरात में भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गुजरात के लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन कभी हार न मानने के जज्बे के कारण गुजरात जीत गया। इसके बाद 2002 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें जीती। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने एक विकास की नई लकीर खींची। ये सब नरेंद्र मोदी की सोच ही थी, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। 2007 गुजरात विधानसभा में भी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम ने कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2007 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए और ये एक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। 2008 में उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में टाटा नैनो के प्रोजेक्ट के लिए टाटा मोटर्स को ऑफर दिया। रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 2009 में गुजरात में शहरों और गांवों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ई-ग्राम और विश्व ग्राम योजना लागू की। 2012 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद चौथी बार नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। साल 2013 में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। अब कार्यक्रम के इस हिस्से में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां बदलाव लाएं। लोकतंत्र तभी सफल और सार्थक माना जाता है जब उस देश के समाज के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति भी सरकार और प्रशासन से सीधे जुड़ सके। सुदूर इलाकों में रहने वाले शख्स को भी दिल्ली दूर न लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री देश से जुड़े मुद्दों के समाधान और दूरियां पाटना जानते हैं। उनकी ओर से उठाए गए कदम ने आम लोगों के जीवन को सरल बनाया है। स्वच्छता किसी व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती है। और जब समाज स्वच्छ और स्वस्थ होता है, तब देश विकास की राह पर तेजी से चल पड़ता है। 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता जैसे विषय की चुनौती को उजागर किया। उन्होंने आम मानव के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए अभियान शुरू किया। शहरों और गांवों में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण को जन आंदोलन में बदल दिया। उनकी इस अनूठी पहल ने जनता के दिलों को भी छुआ और आम से खास तक सभी इससे जुड़ गए। देश को कचरे से मुक्त करने के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के इतिहास में सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव के साथ ही पूरे देश में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ODF से भी आगे बढ़कर ODF+, ODF मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है।
इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय में हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। 2014 में 43.8% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा थी, जो 2019 में बढ़कर 100% हो गई। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए साल 2021 से हर साल में देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक ये अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक खूब हुई। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब भारत के विकास का केंद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी उत्थान को राष्ट्रीय मिशन बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए, जो सामाजिक बदलाव का एक बड़ा वाहक बना। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई सुधार किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया। शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, खासकर महिलाएं अब सेना और विमानन जैसे क्षेत्रों में भी आगे हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाना प्रधानमंत्री की उसी सामाजिक बदलाव की सोच का नतीजा है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। मोदी सरकार ने महिलाओं को स्वच्छ घर, ईंधन और शौचालय दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 70% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन दिए हैं, जिसमें महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। सुकन्या समृद्धि योजना ने 4 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। ये बेटियों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महिला उद्यमियों को लगभग 65% से ज्यादा ऋण दिया है। स्टैंड अप इंडिया योजना ने भी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। लखपति दीदी पहल ने 1.5 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को सामाजिक सहभागिता और जन जागरूकता को लेकर एक नई पहल मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री आम नागरिकों से सीधा संबंध बनाते हैं और अपने सुझाव साझा करते हैं। प्रधानमंत्री की ये नायाब पहल सही मायने में उन्हें सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज समाज में एक बदलाव हो रहा है। खेल से लेकर हर क्षेत्र में देश में छोटे शहरों के लोग देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य मिल रहे हैं। समाज के हाशिए पर रहने वाले गुमनाम लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है, जो 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। सामाजिक न्याय और समानता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
ये सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प ही है, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है और एक लोकप्रिय जननायक बनाता है। मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में हर क्षेत्र में लगातार कल्याणकारी योजनाओं की मदद से आदिवासी समुदाय हाशिए से लौटकर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब ये देश की विकास यात्रा के केंद्र बन गए हैं। पीएम जनमन, धरती आबा अभियान और वन धन योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं ने ही ये तय किया है कि आदिवासी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। आदिवासी समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और संस्कृति में निवेश के साथ ही अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में लगातार बदलाव देखने को मिला है। तेजी से बदलती दुनिया, बढ़ती आबादी के साथ साथ बदलता ताकत का संतुलन। इस सब के बीच अहम सवाल ये है कि क्या अभी भी वैश्विक संस्थाएं पुरातन की जंजीरों में जकड़ी हैं? क्या इन संस्थाओं में आधुनिकता के साथ नए देशों को जगह नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे संस्थानों में नवीनता का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर IMF या फिर कोई और संस्था आज भी उन्हीं उद्देश्यों पर काम कर रही है जो सदियों पुराना है। बदलते वैश्विक परिवेश के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि संयुक्त राष्ट्र हो या IMF, WTO हो या विश्व बैंक और अन्य विश्व संस्थाएं, अगर इन वैश्विक संस्थाओं में सुधार नहीं हुए तो ये अपनी प्रासंगिकता खो देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली, जिसके बाद से देश की विदेश नीति में बदलाव आया है। आतंकवाद से निपटने का तरीका बदला। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वो वैश्विक मंचों पर लगातार बदलाव का मंत्र दे रहे हैं। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने बड़ा बदलाव देखा। पहले की तुलना में अब भारत की नीति कहीं ज्यादा अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और रणनीतिक हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत की कूटनीति अब अधिक समावेशी, विकास प्रधान और राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हो गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में अमन बहाल करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने एक आशा जगाई कि अब युद्ध नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा। छोटे और बड़े देश सम्मान के साथ अपना विकास करेंगे। लेकिन आज 1990 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। बदलती दुनिया के साथ हकीकत भी बदली। न युद्ध रुका, न न्याय मिला। 21 मई 2023 को जापान के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्था में सुधार की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते तो वो केवल बातचीत की दुकान बनकर रह जाएंगे। इस सोच ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में सुधार की लड़ाई का सबसे मजबूत चेहरा बना दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं 21वीं सदी में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगी। इनके सम्मुख अप्रासंगिक होने का खतरा प्रस्तुत होगा। और मैं आग्रह से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुसार जिन बातों पर हमने बल दिया, जिन नीति नियमों का निर्धारण किया, 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की आवाज गूंजी। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को
1945 की नहीं, आज की दुनिया का आईना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मानवता का 6वां हिस्सा है और इसलिए उसे और कुछ अन्य देशों को विश्व शांति के फैसले लेने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहिए। आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। क्वाड हो या G20, ब्रिक्स हो या SCO, हर मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने संदेश दिया कि दुनिया बदली है, अब संस्थानों को भी बदलना होगा। शायद ही कोई ऐसा सम्मेलन बचा हो जहां सदस्य देशों ने इस मांग की गूंज को न माना हो। प्रधानमंत्री ने ऐसी संस्थाओं को आपसी सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मंच के रूप में विकसित करने का भी आह्वान किया। 2023 की G20 अध्यक्षता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को टकराव की बजाय सहयोग की भूमि अपनाने की सलाह दी। दिल्ली में भारत का मंत्र गूंजा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के इसी शिखर सम्मेलन ने एक नया इतिहास लिखा, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देकर। पहले इसमें यूरोपीय यूनियन तो थे ही, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शुरू की थी। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नामुमकिन है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, फिर भी IMF में उसका वोटिंग शेयर महज 2.76% है। प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराया कि अगर सुधार नहीं हुए तो IMF और विश्व बैंक अपनी वैधता खो देंगे। उनकी गूंज अकेली नहीं रही। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज भी भारत के सुर में सुर मिलाने लगी। ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी ने यही चेतावनी दोहराई। व्यापार की दुनिया में WTO बड़ा नाम है, लेकिन सच्चाई ये है
कि विकासशील देशों की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। इसे लेकर नरेंद्र मोदी का रुख स्पष्ट है। सुधार जरूरी है और ये सुधार न्याय के साथ होना चाहिए ताकि विकासशील देशों के साथ न्याय हो। वैश्विक सुधार की राह लंबी है, मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा दुनिया को नई सोच दे रहा है। समर्थक हो या आलोचक, हर कोई मानता है कि भारत ने इतिहास को मोड़ने की ठोस पहल की है। धीमी ही सही पर ये क्रांति चल पड़ी है और भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि विश्व बंधु की भूमिका में खड़ा है और इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही थी, जब मंचों पर बस बातें हो रही थी, उस वक्त एक नेतृत्व ऐसा भी था जिसने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संस्था को भी नई दृष्टि दी जो केवल सम्मेलनों और जिम्मेदारियों की बहस तक सीमित हो चुकी। UNFCCC 23 नवंबर 2015 पेरिस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी और इस वैश्विक अभियान में फ्रांस को भी साझेदार बनाया। आज गुरुग्राम के पास स्थित इसके मुख्यालय से 103 देश जुड़ चुके हैं, एक लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा से रोशनी फैलाने का, पृथ्वी को बचाने का। और यहीं से गूंजा वो प्रस्ताव जिसने ऊर्जा के वैश्विक स्वरूप को नई सोच दी। वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड, एक विचार जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सहयोग का आधार बनेगा। हाँ, राह लंबी है, कठिन है, लेकिन भारत ने अब दुनिया को केवल अनुसरण नहीं, नेतृत्व देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा केवल विकास नहीं, वैश्विक चेतना की दिशा बन चुका है। LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। चाहे समर्थक हो या आलोचक, हर कोई मानता है कि भारत अब इतिहास को मोड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही पर एक हरित क्रांति शुरू हो चुकी है और इस क्रांति का ध्वज भारत के हाथों में है। भारत अब केवल दर्शक नहीं बल्कि विश्व बंधु की भूमिका में है और इस बदलाव का सूत्रधार एक नेता जिसने सपनों को संकल्प में बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।